देखिए एक क्वेश्चन है स्पेशल टाइप का, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि मैं इसको कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप फिर कोई भी अनयूजुअल टाइप की यूनिट में आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी भी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान देना, आपके पास जो आप उसे हीट बोलें या एनर्जी बोलें, ठीक है ना, आपको बाद में समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस यूनिट है 1 कैलोरी। कितनी हमारे पास 1 कैलोरी। समझ में आया ना, क्या है हमारे पास इसकी यूनिट 1 कैलोरी। इज दैट क्लियर? अब मैं यहां पर बोलूं कि 1 कैलोरी सी से लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, सी ए लिख देता हूं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। समझ में आ गया ना, 4.2 जूल। ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल जे से डिनोट कर देते हैं। यहां देखें, अब मैं आपको समझाऊं कि ये जो है मेरे पास, अगर मैं जूल की बात करूं तो 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। इज दैट क्लियर? एक्चुअली मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो जूल के समय या जो एनर्जी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरा होता है ml2 t इनवर्स 2। समझ में आ गया ना। जहाँ पर इस सिस्टम में हम मास को नाप रहे हैं किसमें, किलोग्राम में, लेंथ को मेज़र कर रहे हैं हम मीटर में, ठीक है, और टाइम को मेज़र कर रहे हैं किसमें, सेकेंड में। कोई इशू नहीं, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। इस 1 कैलोरी को या फिर 4.2 जूल को आपको एक ऐसे सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट में कन्वर्ट करना है जहाँ पर मास जो है वो कितने अल्फ़ा किलोग्राम में नापा जा रहा है, लेंथ जो है वो बीटा मीटर में नापा जा रहा है, और टाइम जो है वो किसमें, गामा। अब गामा अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं ऐसा बना देता हूँ, गामा सेकेंड में नापा जा रहा है। ठीक है ना, ऐसा मेरा बोलने का मतलब है। अब एक बात ध्यान देना, ये अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे आज तो भी हम अल्फ़ा बीटा रख रहे हैं, कभी ऐसा आ सकता है कि ऐसी यूनिट में बदलिए जहाँ पर हम मास को टन में नाप रहे हैं, लेंथ को डेसीमीटर में या सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, या मिलीमीटर में नाप रहे हैं, माइक्रोमीटर में नाप रहे हैं, टाइम को 1 घंटे में नाप रहे हैं, 10 घंटे में नाप रहे हैं, 1 मिनट में नाप रहे हैं। ये सारी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो यहाँ पर। इज़ दैट क्लियर? और कुछ भी नहीं करना है आपको। अब यहाँ देखो, तो मेरे को अगर मैं इसमें फॉर्मूला देखूँ ज़रा, n1 इज इक्वल टू कितना होता है, n2 ऑफ m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, और भाई t1 अपॉन t2 पावर c। तो इससे तो साफ साफ समझ में आ रहा है मेरे को a की पावर, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, और c इज इक्वल टू -2 है। ये जो m1 l1 t1 जो है, इससे हम इसको समझ जाएंगे, ये है 1 1 रख देंगे और यहाँ पर m2 इनको रख देंगे। ठीक है, तो बस इसमें कुछ करना है नहीं हमको। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रखने के लिए, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको कि m1 जो है वो कितने के इक्वल रखा जाएगा, 1 किलोग्राम के इक्वल। ठीक है, l1 रखा जाएगा आपका कितना, 1 मीटर, और t1 रखा जाएगा भाई 1 सेकेंड। और इसी के अपोज में यदि बात करूं तो m2 रखा जाएगा अल्फ़ा किलोग्राम, l2 रखा जाएगा बीटा मीटर, और t2 रखा जाएगा गामा सेकेंड। समझ रहे होंगे आप? इज़ दैट क्लियर? नो इशू। यहाँ पर जो n2 जो है वो कितना है, सॉरी n1 जो है वह है 1 कैलोरी, या मैं इसे लिख सकता हूँ 4.2 जूल। समझ में आ रहा ना, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर किसके फॉर्म में लिखूँगा, 4 जूल के फॉर्म में लिखूँगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एसआई सिस्टम में, तो ये भी क्या है मेरा एसआई सिस्टम में हो जाएगा। अब मैं फार्मूला निकालने की कोशिश करता हूँ। ये 1 है और ये क्या है, 2 है। समझ रहे हो ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ये 1 और ये 2 है। क्लियर? अब यहाँ देखो, तो मेरा फार्मूला जो होगा वो होगा
N2 ये तो निकालना मेरे को, N1 कितना हो जाएगा 4.2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा मेरा 4.2, M1 अपॉन M2, M1 कितना है 1 किलोग्राम और नीचे अल्फ़ा किलोग्राम की पावर 1 मीटर, नीचे बीटा मीटर की पावर 2, ये कितना है 1 सेकेंड और नीचे भाई गामा सेकेंड की पावर -2, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं 4.2 किलोग्राम से किलोग्राम मान लो हो गया कैंसिल, तो कितना बचा 1 अपॉन अल्फ़ा की पावर 1, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो बीटा की पावर 2, समझ में आया। और यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं, सेकेंड से सेकेंड तो गामा की पावर -2। इज़ दैट क्लियर? बहुत ही बेसिक तरीके से हम कर रहे हैं इसको। 4.2 इंटू 1 अपॉन अल्फ़ा, ठीक है ना, इंटू कितना हो जाएगा अल्फ़ा, इंटू यहाँ देखें 1 अपॉन बीटा स्क्वायर और कितना हो जाएगा 1 अपॉन गैमा की पावर -2। तो हमारा जो सेकेंड में जो आएगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितना होगा, हमारी जो यूनिट बनने वाली है वो 4.2 अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स टू गामा 2। दैट इज़ माई आंसर इन नेचुरली, आई कैन से दैट इज़ माई आंसर। समझ में आया ना? इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो यदि आप चाहें तो। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और डायमेंशन का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और चेक करिए, और फिर हम क्वेश्चन तो अभी करेंगे ही, जब इनके पूरे हम बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस डिफरेंट टाइप के, ठीक है, प्रैक्टिस में, तो हम उसमें और भी इसके क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका, वो जिसको आप CGS से SI में, SI से CGS में बदलने की कोशिश करिए। गैस कांस्टेंट है, उसको भी आप CGS से SI, SAI से CGS में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, आपसे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। आप इसको करिए, फिर हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूले पढ़ेंगे। और हाँ, ये जो है हमारा N2 जो है ये मैग्नीट्यूड है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है उस क्वांटिटी में जिसमें क्या करना है, हमको ये मेज़र करना है। समझ में आया नहीं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये क्वांटिटी नहीं, उसको मैग्नीट्यूड में रखेंगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपकी वो वैल्यू वहाँ पर आएगी। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, जहाँ पर मास को अल्फ़ा किलोग्राम से, लेंथ को बीटा मीटर से और टाइम को गामा सेकेंड से नापा जाता है, वहाँ पर उसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारा है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूले, ठीक है। ध्यान देना, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, बस इसको समझने का है। आपकी बुक में, इंटरनेट में, कई जगह पर आपको क्या होंगे, इसके बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, इस लेक्चर को देखने के बाद वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट यदि मैं आपसे बोलूँ, पहला पॉइंट मेरा जो है वो ऐसा है कि डायमेंशनल फार्मूले जो होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते कि किसी एक क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला यूनिक हो, ठीक है ना। यूनिक हो मतलब कि उसका दूसरा कभी उसके जैसा दूसरा फार्मूला हो ही ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे बात करूं प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, यदि मैं कहूं आपसे प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, ध्यान देना किसकी बात करूं मैं आपसे, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, तो कितना होता है भाई mL/T इनवर्स 2, mL इनवर्स T इनवर्स। ऐसे ही स्ट्रेस की बात करूं मैं आपसे, तो स्ट्रेस का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। अगर मैं बात करूं आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सारी क्वांटिटी आप पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसके डायमेंशनल फार्मूला भी कैसा होगा आपका, सेम होगा। मतलब कि हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि डायमेंशनल फार्मूला हर एक क्वांटिटी का यूनिक होता है। इज़ दैट क्लियर? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वांटिटी को देख करके मैं उसका डायमेंशनल फार्मूला बता सकता हूँ, पर डायमेंशनल फार्मूला देखकर क्वांटिटी बता पाना हर बार सही नहीं हो सकता। इज़ दैट क्लियर व्हाट एक्जेक्टली आई वांट टू टेल? ऐसे ही आप वर्क की बात करें, टॉर्क की बात करें, इनके डायमेंशनल फार्मूले भी कैसे हैं, एनर्जी की बात करें, उनके डायमेंशनल फार्मूले भी कैसे हैं, हमारे सेम हैं। इज़ दैट क्लियर? मेरे ख्याल से आप पहले पॉइंट को ग्रिप कर गए होंगे, जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे कि
हम ये बिल्कुल नहीं डिटरमाइन कर सकते, बता नहीं सकते डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से कि क्वांटिटी किस क्वांटिटी के बारे में एक्चुअल बात हो रही है। हाँ, पर क्वांटिटी को देख करके डायमेंशनल फार्मूला हम बता सकते हैं। सो वी कैन से दैट इन फिजिक्स वी डू नॉट हैव द यूनिक डायमेंशनल फार्मूला फॉर अ यूनिक फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है मेरा डायमेंशनल फार्मूले को लेकर के कि ये कांस्टेंट को, ध्यान रखना, कांस्टेंट को एक्सप्लेन नहीं करता है। कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट है 1/2, कोई कांस्टेंट है भाई पाई, समझ में आ रहा, या कोई इमेजिनरी नंबर आई, समझ में आ रहा। कुछ इस तरीके के यदि कांस्टेंट आ जाते हैं हमारे इक्वेशन में तो ये उनको वेरीफाई नहीं कर पाता है। पहली चीज़ ये है। इसका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब हम करेक्टनेस चेक करते हैं किसी इक्वेशन की, जैसे मैं आपसे बात करूं s = ut + ½ at², इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो ये s को वेरीफाई कर देगा, ut को वेरीफाई कर देगा, at² को वेरीफाई कर देगा, पर इस 1/2 को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 1/2 का कोई डायमेंशनल फार्मूला ही नहीं है। पहली चीज़ है, आप इसे 1/2 रखें या फिर डायरेक्ट s = ut + at² भी रख दें, तब भी आपके दोनों ही केस में डायमेंशनल फार्मूले कैसे होंगे? दोनों तरफ के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये इसकी लिमिटेशंस है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, फिजिकल इक्वेशन को, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है या फिजिक्स का कोई रिलेशन है, अगर वो प्रोडक्ट में है तो आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल एनालिसिस की यूज़ करके आप उसे डिड्यूस कर सकते हो या फिर डिराइव कर सकते हो। अदरवाइज आप डिराइव नहीं कर सकते। जैसे कोई प्लस में हो, समझ में आ गया ना, तब आप उसे डिराइव नहीं कर सकते। माइनस में हो तो आप उसे डिराइव नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है तो आप खुद कोशिश करके देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा दिमाग और आप करके देखिएगा। यू कैन नॉट सॉल्व दैट वन। समझ में आ रहा ना? जैसे बोलने का मतलब ये है कि आपके पास f = ma है, ये किस में है? प्रोडक्ट में है। आप इसे डिराइव कर सकते हो, हमने भी डिराइव किया है। पर अगर कोई इक्वेशन है v = u + at, ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप इसे डायमेंशनल फार्मूले से डिराइव नहीं कर सकते। ये सेकंड इक्वेशन है, आप इसे डायमेंशनल फार्मूले से डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अगर प्लस में हो, माइनस में हो तो आप डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्रोडक्ट और डिवीज़न में हो तो आप डिराइव कर सकते हो, ये सही है। और वो भी नहीं कह सकते कि 100% सही होगा, लगभग कर सकते हो आप। ठीक है, ये चीज़ हो गई। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथे पॉइंट की यदि मैं आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट क्या है? डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड हम ये कह सकते हैं कि अगर मैकेनिक्स का कोई कंसेप्ट है, मैकेनिक्स का कोई फार्मूला है, मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो आपको मालूम है उसमें m, l और t के फॉर्म में ही वो बनी होगी। ठीक है, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा आपको। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए आप f = m × a है, तो यहाँ पर क्या है, m और a दो फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसके साथ अगर मान लीजिए एक और क्वांटिटी जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ तो mv²/r, ये 3 क्वांटिटी हैं। अगर 3 क्वांटिटी तक हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके उसका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं या वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पर अगर एक क्वांटिटी मोर देन 3 हो जाए, अगर 3 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप उसके लिए फार्मूला डिराइव नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं कर सकते। जैसे कि आप टाइम पीरियड को ही ले लीजिए। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास, कांस्टेंट के 2π होता है एक्चुअल में, I/mgl। ठीक है ना, ये टाइम पीरियड होता है हमारे पास एक रॉड के लिए है ये फार्मूला, हम इसको बाद में देखेंगे अपना। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हमारा फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और l क्या है, लेंथ है। ठीक है, हम इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, पर ये 4 क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गई हैं हमारे पास, यूज़ हो गई। तो अब आप इसको कैसे भी करके यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है, जैसे टाइम पीरियड की बात करें, टाइम का फार्मूला कितना हो जाएगा, m0 l0 t। इज़ दैट क्लियर? और ये 4 क्वांटिटियाँ जो हैं, अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो t प्रोपोर्शनल k I m g l a b c d कर दूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले कितने होंगे, a b c d 4 वैल्यूज आ जाएंगी।
और इस 4 वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 इक्वेशन की आपको ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जब आप कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ 3 ही इक्वेशन बन पाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर पाओगे, इसके सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, पर वेरीफाई कर सकते हो आप, ये सही है कि नहीं, आप डायमेंशनल फॉर्मूला रख के इसको वेरीफाई कर सकते, पर आप डिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। एक 5वें नंबर का जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको ज़रा ध्यान से देखना। अगर आपके पास 3 या 3 से कम भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हो एक तरफ, और अगर उनमें से किसी 2 फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे हों, बराबर हो जाएं, तब भी आप उसको डिराइव नहीं कर सकते, ये उसकी लिमिटेशन है। कैसे? जब आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे एपियर्ड फ्रिक्वेंसी मान लेते हैं हम न्यू प्राइम या न्यू डैश बोल देते हैं, इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जर्वर बोल दो आप उसको, उनका सब्सट्रैक्शन करोगे तो आएगी तो वेलोसिटी ही, वेलोसिटी का डायमेंशन अपॉन नीचे फिर वेलोसिटी का डायमेंशन, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। समझ रहे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके। अब आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, समझ में आ गया ना। इज दैट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल? सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दैट वन, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूले और उनकी लिमिटेशन को समझ सकते हैं। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो सफिशिएंट है आपको। अब आप इसमें आराम से विचार करिए, समझिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं हम उन न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे और समझेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब जितना संभव हो सके उतना।